दोस्तों, आज की ये कहानी एक वकील की है और ये कहानी कुछ ऐसी है कि अगर आप इसे एक बार सुन भी लोगे तो आप ना अगली बार कभी भी किसी भी कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ने से पहले एक बार रुक जाओगे। आपसे वो सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ डर की वजह से। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्ट्रीज और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। गाइस, ये कहानी है मनमोहन घोषाल की, जो कि गुजरात हाईकोर्ट के एक लॉयर थे। और ये जो हादसा है ये 2022 का है, जब मनमोहन घोषाल जस्ट अभी रिसेंटली ही एक बहुत बड़ा केस जीते थे और बहुत टाइम हो गया था उनको अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किए। और उन्होंने कहा कि अभी काफी वक्त भी हो गया है, ऊपर से आज हम लोग एक बहुत बड़ा केस भी जीते हैं, तो फिर कोर्ट के पास में ही एक अच्छा रेस्टोरेंट है, हम वहां पे जाते हैं और एंजॉय करते हैं। थोड़ा हमको अपना माइंड फ्रेश करने की अभी जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो गई है। वो लोग गए उस रेस्टोरेंट में, रात भर वहां गुजारी। अभी लेट बहुत ज्यादा हो रहा था और मनमोहन का कहना था कि बहुत रात हो गई है अभी और कल सुबह सुबह हमें कोर्ट भी पहुंचना है, सो इट्स बेटर कि अभी हम लोग निकल जाते हैं। वो लोग जैसे ही उस रेस्टोरेंट से बाहर निकले, बाहर देखा कि बाहर एकदम सन्नाटा था, एकदम सन्नाटा, बस रात का अंधेरा था और कुछ नहीं, आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था, सब शांत हो चुका था। अब इतनी रात हो ही रही थी तो फिर सब लोगों ने यही बात डिसाइड करी कि ऑलरेडी हमको कल तो मिलना ही है, तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग यहां से चले जाते हैं। फिर उन सब ने अपना अपना रास्ता पकड़ लिया और वो एक राइट वे के डायरेक्शन में चलने लग गए, क्योंकि वहीं से हाईवे आता था। लेकिन जो मनमोहन था वो लेफ्ट में जा रहा था, जहां पे कोर्ट है। तो फिर मनमोहन का जो दोस्त था विजय हरी, उसने उसको रोका और कहा कि आप वहां क्यों जा रहे हो यार, राइट साइड में हाईवे आता है, आप कोर्ट की तरफ क्यों जा रहे हो। तो फिर उसने बोला कि मुझे बहुत जोर की वॉशरूम आ रही है और जिस रेस्टोरेंट में हम लोग गए थे वहां पे वॉशरूम था ही नहीं, सो मैं जाके आता हूं। फिर विजय हरी ने कहा कि चलो ठीक है, रेस्टोरेंट में वॉशरूम नहीं था, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन तू ये सब एक सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए तू जज के कोर्ट में क्यों जा रहा है। यहीं पे कहीं पे तू सड़क पे भी तो कर सकता है, यहीं पे कहीं पे कर ले और उसके बाद चल घर पे जाते हैं। फिर उसके बाद फिर मनमोहन ने सोचा कि हम लॉयर हैं, हम वेल एजुकेटेड लोग हैं, हमें ये सब ऐसे खुले में नहीं करना चाहिए। तो उसने बस इग्नोर किया विजय हरी को और वो चला गया कोर्ट के अंदर। फिर विजय हरी ने भी बोला, अभी इतनी रात हो रही है और ये वैसे भी 10 मिनट में तो बाहर आ ही जाएगा, तो मैं रुक जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे बाहर बैठ जाता हूँ और जैसे ही वो आएगा फिर हम लोग साथ में घर की तरफ निकल जाएंगे। और गाइज, जितना उजाला सुबह सुबह होता है ना अदालत में, उतना ही ज्यादा अंधेरा होता है रात के वक्त। और कोई भी अदालत में अगर जाएगा ना तो डेफिनेटली डर ही जाएगा। और जब वो भी वहां पे पहुंचा मनमोहन, तो वो भी अंदर देख सकता था कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है और बस थोड़ी सी चांद की रोशनी आ रही है, ऊपर एक खिड़की थी वहां से। लेकिन स्टिल उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, बिकॉज वो ये सारी चीजों को ना बहुत ऐसे चैलेंज लेता है। वो बिल्कुल भी नहीं डरता, ये सबसे पढ़ा लिखा है, वकील है, सो ऑफ कोर्स वो अपने प्रिंसिपल के साथ हमेशा ही स्टैंड करता है कि नहीं, मैं नहीं डरूंगा। लेकिन उसे ना बाथरूम में जाना था और बाथरूम जाते वक्त ना एक कॉरिडोर आता है बीच में, जहां पे थोड़ा सा भी उजाला नहीं था, एकदम अंधेरा था, एकदम अंधेरा। और जब मनमोहन उस रात के अंधेरे में उस अदालत के कॉरिडोर में चढ़ रहा था, तो उस वक्त ना चलते चलते उसको अचानक से पायल की आवाज आई और उसके जो पांव थे ना वो वहीं पर थम गए, वो आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पा रहा था। फिर भी वो बहुत ज्यादा हिम्मत करने की कोशिश कर रहा था ना, उसके दिमाग में बस ऐसे चल रहा था कि अंधेरा है, अंधेरे में अलग अलग आवाजें सुनाई देती हैं, अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं, जिसे हैलुसिनेशन कहते हैं। तो स्टिल उसने थोड़ी बहुत हिम्मत करके पीछे की तरफ देखा। जैसे ही पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ काला अंधेरा था। इसको थोड़ी बहुत राहत मिली और फिर वो वापस से चलने लग गया।
लेकिन तभी जैसे ही मनमोहन थोड़ा सा आगे बढ़ा था, उसको वो पायल की आवाज दोबारा सुनाई दी। और इस बार ना वो जो आवाज थी वो बहुत ज्यादा नजदीक आ रही थी। वो इतनी ज्यादा नजदीक आ रही थी कि लाइक उससे कुछ हिम्मत नहीं हो रही थी अभी। और उसको ऐसा लग रहा था अब ये सारी चीजें लाइक ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लुसने है, रियल लग रही है। और फिर उसने पीछे मुड़ के देखा और इस बार वहां पर कुछ तो था। और उसको ऐसा भी महसूस हुआ था कि किसी ने तो उसके गर्दन पर छुआ है। उसके सारे रोंगटे खड़े हो गए। वो ना, उसने बस एक नजर ना ऐसी रखी हुई थी, इस तरफ उसका मुंह था कॉन्स्टेंटली। और वो चले जा रहा था, पीछे उसकी नजर थी और वो चल रहा था। और उसको ना अंदाजा भी नहीं लग रहा था कि अब वो चलते चलते दौड़ने लग रहा है। उसको लगा कि शायद से पीछे कोई है ही नहीं। उसने जैसे ही आगे देखा, आगे एक औरत खड़ी थी वहीं पे उसके सामने। और वो भागते भागते एक दीवार से टकरा गया और नीचे गिर गया। उसकी आंखें फिर भी थोड़ी बहुत खुली थीं। उसने देखा कि वो औरत अब मनमोहन के करीब आ रही है, उसकी ओर बढ़ रही है, वहीं पायल की आवाज करके। वहीं पे वीजे हरी, जो कि कोर्ट के बाहर बैठा हुआ था, उसे लगा कि अभी मनमोहन को बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है यार। इतना तो वक्त नहीं लगना चाहिए, पास में ही तो है बाथरूम। फिर उसने बोला, चलो ठीक है, मैं भी अंदर जाके देख ही लेता हूं कि अंदर क्या हो रहा है। ये कहीं पे अटक तो नहीं गया, कहीं पे फंस तो नहीं गया। वीजे हरी अदालत के अंदर गया। फिर वो जो कॉरिडोर था वो उसकी तरफ बढ़ रहा था और उसने देखा कि कॉरिडोर के पास ना कुछ तो गड़बड़ है। उसको किसी ना किसी की प्रेजेंस फील हो रही थी कि हाँ, यहाँ पे कोई ना कोई है। फिर उसने दूर देखा कि कोई तो जमीन पे लेटा हुआ है, यानी ये कोई और नहीं, मनमोहन ही है। वो उसके कपड़ों से पहचान सकता था उसे। और सिर्फ वहां पे मनमोहन अकेला नहीं था, उसके बगल में एक औरत भी बैठी हुई थी जिसने कोई भी कपड़े नहीं पहने थे। और उस वक्त वीजे हरी बहुत ज्यादा डर चुका था, कांपने लग गया था वो। लेकिन फिर भी अपने दोस्त को बचाने के लिए वो उसके नजदीक जाने लग रहा था। लेकिन जाते वक्त ना उसने देखा कि वो जो औरत मनमोहन के पास बैठी है वो एक नॉर्मल औरत जैसी ही है, जैसे एक नॉर्मल इंसान होता है वैसा। बाल हैं उसके अच्छे खासे, खुले बिखरे हुए, बस उसने कुछ कपड़े नहीं पहने हुए। फिर वो जैसे ही उसके नजदीक पहुंचा, उस औरत ने पीछे पलटा। और उस वक्त वीजे हरी शॉक में था, क्योंकि जब तक वो देख रहा था उस औरत के बाल थे, लेकिन अभी उसके बाल तो क्या, उसका सिर भी नहीं था। जैसे ही उस औरत ने वीजे हरी को देखा, वो वहां से भाग गई। और भागते वक्त ना वीजे हरी को बहुत अच्छे से वो पायल की आवाजें याद हैं, अच्छे से सुनाई दे सकती थीं कि हाँ, पायल की आवाजें हैं यहाँ पे। फिर वो ना मनमोहन के पास गया और उसे ना थोड़ा होश में लाने की कोशिश की। और मनमोहन जैसे ही होश में आया, उसने वीजे हरी को कस के गले लगाया और वो रोने लग गया। वीजे हरी ने पूछा, अरे क्या हुआ तेरे साथ? तब जाके मनमोहन ने वो सारी चीजें बताईं कि वो क्यों यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ था। उसने बताया कि वो उस औरत को देख के नीचे गिर गया, एक दीवार को टकरा के। जब वो नीचे गिरा ना, वो साफ साफ देख सकता था कि उस औरत के पैर हैं, उस औरत के पैर में पायल बंधी हुई थी। उसने जैसे ही ऊपर देखा, उसने एक और चीज देखी कि उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने हुए हैं। वो बचने की कोशिश कर रहा था उस औरत से, लेकिन वो औरत ना बहुत ज्यादा ही चीखने चिल्लाने लग गई थी। बहुत शैतानों जैसी आवाज थी उसकी। फिर जो मनमोहन था वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस औरत ने उसे पकड़ लिया था। और फिर उसे पकड़ने के बाद वो औरत सीधा मनमोहन के ऊपर बैठ गई। न जाने वो उसके साथ क्या करना चाहती थी, लेकिन वहीं पे मनमोहन बेहोश हो गया। फिर ये सारी बातें करते करते वीजे हरी और मनमोहन उस कोर्ट रूम से बाहर आए। बाहर आने के बाद वो एक उस टपरी पे जाके बैठ गए थे। एक चाय की टपरी थी पास में, छोटी सी। वहां पे जाके बैठे हैं और भी इस बारे में बात करने लग गए। इन दोनों की बातें सुनकर फिर उस टपरी वाले ने कहा कि आपने जो भी देखा और सुना है ना, वो कोई वहम नहीं है बल्कि हकीकत है। उस टपरी वाले ने कहा कि आज से कई सालों पहले एक औरत आई थी गुजरात हाई कोर्ट में, जिसका नाम था नस्तर राउत, और वो पेशे से एक प्रोस्टिट्यूट थी। और वो इस कोर्ट में आके उसका ये अपील था
कि मैं शादी करना चाहती हूँ और जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ वो एक डायमंड मर्चेंट है। तो फिर मैं शादी जब तक नहीं कर सकती जब तक मेरा जो नाम है उस प्रोस्टिट्यूट के रजिस्टर से ना हट जाए, क्योंकि उसमें ऑक्यूपेशन में प्रोस्टिट्यूट लिखा हुआ है। मुझे ऑफिशियल एक प्रोस्टिट्यूट नहीं रहना है। और जब नस्तर ने ये वाला अपील रखा था कोर्ट के सामने, तो कोर्ट ने बिना कुछ सोचे समझे उसका ये जो अपील था उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप एक प्रोस्टिट्यूट हो और हम लोग वही मानेंगे और आप इसे कभी भी चेंज नहीं कर सकते। हम रजिस्टर से आपका नाम बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे। नस्तर ना बहुत ज़्यादा अभी नाराज़ हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा अभी दुखी हो चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगी, शादी कैसे करेगी। फिर ये सब कुछ सोचने के बाद उसने सोचा कि चलो मैं जाती हूँ अपने उस फियांसे के पास और उससे जाके बात करती हूँ। वो जैसे ही उसके घर पे पहुंची उसने देखा कि उसको पुलिस लेकर जा चुकी है, उसको रॉबरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर चुके हैं। उस वक्त नस्तर एक बहुत ही ज्यादा गलत हालत में थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था उसके लाइफ में क्या हो रहा है, अब वो क्या करेगी। और फिर एक दिन क्या हुआ कि नस्तर अचानक से गायब हो गई। जब बहुत सारे लोगों ने उसकी पूछताछ करनी शुरू करी तो सबको नस्तर के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि वो गई कहाँ पे है। फिर पुलिस ने भी अभी छानबीन करनी शुरू कर दी थी। फिर उनको फाइनली जाके नस्तर मिली। उसके जो वो डायमंड मर्चेंट था उसके गार्डन में मिली। गार्डन में दफनाई गई थी वो नस्तर। जब वो देख रहे थे नस्तर को तो उसके बदन में कोई भी कपड़ा नहीं था, पूरी तरीके से नेकेड थी वो। उसकी गर्दन भी नहीं थी, कटी हुई थी गर्दन। सिर्फ उसके पूरे बदन में अगर कुछ था तो वो थी उसकी पायल, जिसकी आवाजें सुनाई देती हैं। और वो दिन है और आज का दिन। ये बात कही जाती है कि गुजरात हाई कोर्ट में नस्तर की आत्मा आज भी भटकती है और किसी को भी आधी रात में वहां पे आने नहीं देती, क्योंकि उसे न्याय नहीं मिला। एंडिस गुजरात हाई कोर्ट की ये जो कहानी है ना, ये यहीं पे खत्म नहीं होती है। गुजरात हाई कोर्ट में एक और कहानी थी जो कि 19वीं सेंचुरी की है। 19वीं सेंचुरी में ना एक आदमी रहा करता था जो कि एक पोएट था। उसका नाम था तपस। एंड वो ना ब्रिटिश के खिलाफ ना अपनी आवाजें उठाने लग रहा था। और उसी कारण की वजह से ना गुजरात हाई कोर्ट में उसकी लायक पेशी हुई। और पेशी होने के बाद उसको सीधा सीधा लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। और जब उसे जेल में डाला गया था ना तपस को, तो उसको ना अंदर कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दिया जाता था। उसको ऐसे ही भूखा रहने दिया जाता था। उसको बाहर भी नहीं निकाला जाता था, बस अंदर ही रखा जाता था। तपस ने फिर कुछ दिनों तक, कुछ वक्त तक अंदर से ही अपने आक्रोश दिखाया, लेकिन एक अकेला इंसान क्या ही कर लेगा। वहां के जो पुलिस वाले थे वो भी उस पर बहुत ज्यादा जुल्म करते थे। और देखते ही देखते बिना खाने पीने के तपस की अभी मौत नजदीक आ रही थी। वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था और एट द एंड उसकी मौत हो गई वहीं पे। और तब से कहा जाता है कि जो ये आदमी था तपस, वो उसी गुजरात हाई कोर्ट में घूमता रहता है, भटकता रहता है। जो भी आधी रात में उसको मिल जाता है वो उससे पानी मांगता है कि मुझे पानी दे दो। वो उसके लिए तरसता है, उसके लिए तड़पता है। ये दोनों ही कहानियां सुनकर विराज हरी और मनमोहन बहुत ज्यादा शॉक हो चुके थे। वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे कि अभी हम जिस जगह से आए हैं इतनी रात को, वहां पे 2 आत्माओं का वास है। वहां पर 2 ऐसी आत्माएं घूमती हैं जिनको कभी भी उनकी जिंदगी में न्याय नहीं मिला। उनको एक तड़प तड़प के मौत का सामना करना पड़ा था। तो शायद ये बात तो एकदम ही पक्की है कि वहां पर उनका वास है। वो वहां पे भटकती हैं और अपने न्याय की भीख मांगती हैं। और ये जो कहानी है ना गाइज, उसका सबूत मांगने के लिए, उसका सबूत देखने के लिए, रिसर्च करने के लिए हमें एक कहानी मिली थी कि गुजरात में बहुत ज्यादा एक फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं। उनका नाम है डिटेक्टिव्स ऑफ सुपरनैचुरल। वो लोग बहुत ज्यादा फेमस हैं अपने कई सारे केसों के लिए। और एक टाइम तो ऐसा था कि जब गुजरात के जो पुलिस वाले थे उन्होंने भी उनकी मदद मांगी थी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों के लिए। एंड जब इन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के सामने ये चीज आई थी, ये जो केस था गुजरात हाई कोर्ट का, ये आया था उनके सामने। लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग को भी जाना है वहां पे, हम एक रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन गाइज, जैसे गुजरात हाई कोर्ट या फिर किसी और हाई कोर्ट में भी जैसे दूसरे रिक्वेस्ट अपील फाइल्स ऐसे ही पड़ी हुई रहती हैं, वैसे ही इनकी रिक्वेस्ट भी वहां पर वैसे ही पड़ी रही, उन्हें भी नहीं जाने मिला।
लेकिन एक बात के लिए तो मैं 100% श्योर हूँ गाइज कि अगर इन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को उस कोर्ट में जाने का मौका मिलता था तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ तो वहां पे प्रूव करके आ ही जाते। लिहाजा कोर्ट का ही काम आसान हो जाता उससे। लेकिन स्टिल उन्हें नहीं मिला मौका। लेकिन आज भी एक बात तो एकदम क्लियर बोली जाती है कि हो सकता है आज भी निस्तर की आत्मा वहां पे ऐसे ही भटकती रहती है, अपने न्याय के लिए चिल्लाती है, चिखती है, तड़पती है, वहीं पर भटकती है। और दूसरी तरफ तपस, वो आज भी वहां पर घूमता है कि आधी रात में बस उसे कोई तो एक ऐसा शख्स मिल जाए, कोई तो ऐसा इंसान मिल जाए जिससे जाके वो पानी की मांग कर सके और कोई आके उसकी प्यास बुझा सके।